नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइस, डेली करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज है 24 जुलाई 2021 और 24 जुलाई 2021 को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से टॉप 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अर्थात 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और ये सेशन 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है BHU एकेडमी के द्वारा, जिसपे डेली टॉप 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं और उस करंट अफेयर का विश्लेषण भी किया जाता है। साथ ही साथ उस करंट अफेयर से जितने भी जीके जीएस के प्रश्न बनते हैं तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाता है। 1 जुलाई से ये सेशन शुरू किया गया है। इसके पीछे 23 वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में होने वाले इंट्रेंस एग्जाम जैसे BHU, AU, CU, CET और जितने भी अदर कंपटीशन एग्जाम है 10+2 लेवल के, तो उसके दृष्टिकोण से ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, CU, CET ने हाल ही में UGC ने नोटिफिकेशन जारी किया कि CU, CET के तहत जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के होने वाले इंट्रेंस एग्जाम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और BHU ने भी हाल ही में अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस बार जो 2020-21 का सेशन है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। तो इसमें टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। तो प्लीज़ गाइज इस सेशन के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल है BHU एकेडमी। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई अथवा 24 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 23 जुलाई। 23 जुलाई को मनाया गया है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अब ये जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, यह राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यह नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, जो 23 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को ही सबसे पहले इंडिया प्रसारण कंपनी, ये जो इंडिया प्रसारण कंपनी है पहले प्राइवेट कंपनी थी और इसी के द्वारा सबसे पहले मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। तो इसी दिन 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जो है जनसाधारण को, जनता को सूचना समाचार मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें शिक्षित तथा मनोरंजन का भी कार्य करती है ये ऑल इंडिया रेडियो। सरकार ने 1930 को प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ISBS कर दिया गया। तो ये पहले इंडिया प्रसारण कंपनी निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी और 1930 को इसको सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और इसका नाम क्या कर दिया? भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ISBS। और आगे चल करके 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा को किस में चेंज कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो में चेंज कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है जो 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है देखिए, सुप्रिया पॉल, विनोद कापरी, इम्तियाज अनीस, बाबर आजम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इम्तियाज अनीस। ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई है हाल ही में राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, तो इसके लेखक है इम्तियाज आजम। ये ओलंपिक की बात आ गई तो देखिए, हाल ही में ओलंपिक शुरू हुआ है और ओलंपिक के संदर्भ में भारत के 2 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, दीपक काबरा और पवन सिंह, ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओलंपिक के दृष्टिकोण से। आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा कि दीपक काबरा और जो पवन सिंह है वो ओलंपिक के संदर्भ में क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो प्रकाशित हुई है। देखिए, अर्थी मुथन्नासी और ममता नैनी ने संयुक्त रूप से ये पुस्तक लिखा, इक्स नामक पुस्तक जो हाल ही में प्रकाशित हुई। थुम्मेती राघोत्तमा रेड्डी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई जो हाल ही में प्रकाशित हुई, टेरेस गार्डन मिड थोटा। ये पुस्तक लिखी गई थुम्मेती राघोत्तमा रेड्डी के द्वारा। द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह के लेखक हैं बलजीत कौर। ये भी हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक है। और प्रेगनेंसी बाइबल की लेखिका हैं करीना कपूर, जो ये भी हाल ही में प्रकाशित हुई।
मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है देखिए लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। ये पुस्तक प्रकाशित हुई है हाल ही में और इसकी लेखिका हैं कविता राव। बिमल जलान के द्वारा ये दो पुस्तक जो जिसमें से ये जो है द इंडिया स्टोरी हाल ही में प्रकाशित हुई है, इसके लेखक है बिमल जलान। और ये भी पुस्तक इंडिया देन एंड नाउ इंडिया अहेड, इसके लेखक हैं बिमल जलान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो 2021 में प्रकाशित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए सदस्य देश कौन बने हैं? ऑप्शन है मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ये जो 3 देश हैं मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, ये तीनों हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए सदस्य देश बने हैं। आईसीसी में इनको शामिल किया गया है। अब देखिए हाल ही में आईसीसी का जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 78वीं वार्षिक आम बैठक हुई है, जिसमें ये तीनों देश हैं मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, इनको आईसीसी के नए सदस्य देश के रूप में नियुक्त किया, उनको मतलब कि इस आईसीसी में जोड़ा गया है। अब एशिया महाद्वीप के ये देश हैं मंगोलिया और तजाकिस्तान। तो मंगोलिया 22वां और तजाकिस्तान 23वां पूरे एशिया महाद्वीप में है, ये 22वें और 23वें हो गए। और ये स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप में है और ये 35वां देश हो गया आईसीसी में जाने वाला यूरोप महाद्वीप से। तो एशिया महाद्वीप से ये मंगोलिया और तजाकिस्तान जो 22वें 23वें हैं, और यूरोप महाद्वीप से ये स्विट्जरलैंड है जो 35वें सदस्य के रूप में आईसीसी में इंक्लूड हुआ है, शामिल हुआ है। अब बात देखिए आईसीसी के आगे। तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और पूरे विश्व में जो क्रिकेट का मैच का होता है, क्रिकेट मैच पूरे विश्व में, उसको रेगुलेट करता है कौन? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 1909 को और इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात में, दुबई में। वर्तमान समय पे इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग वर्कले और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जियोम्फ अर्लाडिस। तो इसके हाल ही में जो मनु साहनी इसके सीईओ थे, इन्होंने उन पर ये मतलब आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्हीं के स्थान पर अब जियोम्फ अर्लाडिस को पूर्ण तरह से सीईओ का कार्यभार सौंपा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है S-500, इसको किस कंट्री के द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया अथवा चीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। इसका रूस ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। रूस ने इसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है यह सतह से हवा में वार करने वाली एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जो सतह से हवा में वार करती है। ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये जो है विश्व की सबसे उत्तम एंटी मिसाइल सिस्टम मानी जा रही है। विश्व में इसका मानना है कि ये जो S-500 है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये विश्व की सबसे उत्तम एंटी मिसाइल सिस्टम है, उत्तम क्वालिटी की, सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की। और इसका रेंज जो है 600 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। तो ये S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। अब देखिए रूस की बात आ गई तो रूस जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप में संयुक्त रूप से स्थित है। रूस का कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में पड़ता है और इसका कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। रूस की राजधानी है मास्को और रूस में करेंसी चलती है रूबल। वर्तमान समय पे रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। अब ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन, जो एशियाई रूस और यूरोपीय रूस को बांटने का काम करता है। जो रूस के कुछ हिस्से एशिया में हैं और कुछ हिस्से यूरोप में है, उसी के बीच में है ये यूराल पर्वत जो एशियाई रूस और यूरोपीय रूस को बांटने का काम करता है। संसद है रूस की जिसका नाम है ड्यूमा और रूस की सबसे लंबी नदी है लीना नदी। पर्वत श्रृंखला है रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस पर्वत। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में दो देखिए फंडामेंटल राइट और पंचवर्षीय योजना, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो रसिया के संविधान से भारतीय संविधान में इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को बुक विलेज किताब का दर्जा दिया गया है? तो ये बुक विलेज किताब का दर्जा
किस राज्य को दिया गया है? ऑप्शन है गुजरात, पंजाब, केरल अथवा कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। केरल को दिया गया है बुक विलेज का दर्जा। अब देखिए ये बुक विलेज क्या है, तो केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पेरुकुलम, इसी पेरुकुलम को बुक विलेज के खिताब का दर्जा दिया गया है। और इस बुक विलेज का उद्देश्य क्या है, तो ये जो कोल्लम जिले के स्थान है पेरुकुलम, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के ये जो स्थान है पेरुकुलम, इसमें क्या होगा कि गांव के प्रत्येक कोने में बुक सेल्फ अथवा बुक नेस्ट स्थापित किया जाएगा इस बुक विलेज के माध्यम से, ताकि कोई भी व्यक्ति इस बुक सेल्फ अथवा बुक नेस्ट से किताबें ले सके, उसको पढ़ सके और उन्हें वापस रख सके। तो ये केरल के पेरुकुलम स्थान को पहली बुक विलेज के खिताब दिए गए हैं। अब देखिए बात केरल की आ गई, तो केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को केरल को राज्य का दर्जा दिया गया। राजधानी है इसकी तिरुवनंतपुरम और वर्तमान समय पे केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यसभा सीट की संख्या है 9, लोकसभा सीट की संख्या है 20 और विधानसभा सीट की संख्या है 140। केरल का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय वृक्ष है नारियल का वृक्ष और राजकीय पक्षी है धनेश, जिसको कहा जाता है ग्रेट हॉर्नबिल। ये ग्रेट हॉर्नबिल है जो केरल का राजकीय पक्षी है। अमलतास का फूल जो है केरल का राजकीय फूल है। राजकीय वृक्ष है नारियल और राजकीय पशु है हाथी। अब देखिए नेशनल पार्क की बात की जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क इन केरल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों नेशनल पार्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये दोनों नेशनल पार्क जो है केरल में स्थित हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मुथंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी नेशनल पार्क केरल में स्थित हैं। अब देखिए झील की बात की जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेरियार झील, वेम्बनाड झील, ये केरल में स्थित है। अष्टमुदी झील, पुकोर झील, बेल्लयाने झील, ये सभी झील केरल में स्थित हैं। फेस्टिवल की बात की जाए तो देखिए ओनम, पोंगल, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन केरल, विष्णु महोत्सव, तो ये सभी फेस्टिवल जो हैं केरल के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं। क्लासिकल डांस की बात की जाए तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस इन केरल कथकली, मोहिनीअट्टम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासिकल डांस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कहाँ के कांटेदार बैगन को भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं वेल्लोर, कोच्चि, रामेश्वरम, चेन्नई। तो इसका सही जवाब है वेल्लोर। तमिलनाडु में ये जगह है वेल्लोर और वहाँ के कांटेदार बैगन स्पाइनी ब्रिंजल को ज्योग्राफिकल संकेत हाल ही में दिया गया है। अब ज्योग्राफिकल संकेत दिया गया है तो आप लोग को पता होता है, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या होता है, तो किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग दिया जाता है तो जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक सिंबल की तरह कार्य करता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है। और किसी भी प्रोडक्ट को जब यह सिंबल चिन्ह दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट जो है उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति उस स्थान से संबंधित है, उसकी विशेष गुणवत्ता उस स्थान से संबंधित है और उसका पहचान उसी स्थान से संबंधित है। अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है तो उस प्रोडक्ट के नाम से ही उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति की उसका उत्पत्ति कहाँ होता है, उसकी गुणवत्ता क्या है और उसकी पहचान क्या है, इस जीआई टैग को देने से पता चलता है। अब हाल ही में कुछ जीआई टैग दिए गए हैं। देखिए पाकिस्तान का बासमती चावल जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र के हापूस आम की प्रजाति को जीआई टैग दिया गया है। शहद जो सुंदरबन के शहद है पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन, वहाँ के शहद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और तमिलनाडु के बिल्लाचेरी में जो बने हैं मिट्टी के खिलौने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो गुच्छी मशरूम है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक योजना की शुरुआत करी है? तो ये एक डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा एक योजना है, प्लान है, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है? ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात अथवा तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना की शुरुआत करी गई है। देखिए
कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक परियोजना की शुरुआत की है। तो देश में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति चल रही है और इसी के संदर्भ में ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा कदम उठाया गया है डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा। इसके पहले भी जितने भी स्टेट हैं, पंजाब हो गया, पंजाब की सरकार हो गई, राजस्थान सरकार हो गई, इन्होंने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ योजना की शुरुआत करी है और अब ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई है। तो देखिए, देश में कोरोना का काल चल रहा है और इसके संदर्भ में उस कोरोना काल की वजह से जो ऑफलाइन कार्य है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे अन्य कोई भी कार्य हो, वो दिख नहीं रहा है संभव, और इसी के वजह से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑनलाइन काम को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है। इस योजना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति क्या करेगा कि नया अथवा पुराना फ़ोन डोनेट करेगा। ये जो योजना है हिमाचल प्रदेश की डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति नया अथवा पुराना फ़ोन डोनेट करेगा और किसको डोनेट करेगा, तो शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग जो है इस डोनेट किए हुए फ़ोन को एकत्रित करेगी, उसको कलेक्ट करेगी और उसे गरीब बच्चों को सौंपेगी जिनके पास फ़ोन नहीं है, ताकि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करने में कोई परेशानी ना हो। तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब देखिए, बात हिमाचल प्रदेश की आ गई, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर। राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकल हिमाचल प्रदेश के हैं राज्यपाल और लिगम्पा नारायण हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हैं चीफ जस्टिस। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं। ये 4 स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये सभी हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, नेशनल पार्क की बात की जाए तो पिन वैली नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। दर्रे की बात की जाए तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों दर्रा है जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं। ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। झील की बात की जाए तो देखिए, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, रेणुका झील, खजियार झील, मसियाल झील, भृगु झील, नाको झील, ये सभी इंपॉर्टेंट झील जो हैं हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के क्लासिकल डांस है छपेली, तंडा नाव, ये दोनों छपेली और तंडा नाव जो हैं हिमाचल प्रदेश के क्लासिकल डांस हैं। राजकीय पशु की बात की जाए तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, पक्षी है वहाँ की राजकीय हिमाचल प्रदेश की जुराना, और वृक्ष है देवदार का वृक्ष, हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। लोकसभा सीट की संख्या है हिमाचल प्रदेश में 4, राज्यसभा सीट की संख्या है 3 और विधानसभा सीट की संख्या है 68। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 8वां नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर सेशन 2020-21 है, इससे किसको सम्मानित किया गया है, किसे दिया गया है। ऑप्शन है सुरेश सिंह वांगचाम, प्रफुल्ल पटेल, संदेश झिंगल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संदेश झिंगल। ये हैं इमेज में संदेश झिंगल और इन्हीं को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर सेशन 2020-21 से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय हैं। देखिए, भारत के संदेश झिंगल को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का सम्मान दिया गया है, सम्मानित किया गया है। और ये पहली बार है कि किसी भारतीय को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का सम्मान मिला है। संदेश झिंगल को इससे पहले 2014 में, देखिए ये पुरस्कार है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, इससे भी इनको 2014 में पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। और इस बार 2020-21 का जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर है, इससे इन्हीं को, संदेश झिंगल को सम्मानित किया गया है। और ये नाम जो है सुरेश सिंह वांगजाम, ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए 2020-21 सेशन का जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, तो ये अवार्ड इनको दिया गया है, सुरेश सिंह वांगजाम को। अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात आ गई तो देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, इसका अध्यक्ष वर्तमान में है प्रफुल्ल पटेल और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 कौन बने हैं? ऑप्शन है अमन गुलिया, सागर जगलान, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ये अमन गुलिया और सागर जगलान जो है ये संयुक्त रूप से कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 बने हैं। ये देखिए इमेज में, ये हैं अमन गुलिया और ये हैं सागर जगलान, जो 2021 में कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप से सम्मानित इनको किया गया है। देखिए यंग रेसलर हैं, यंग रेसलर अमन गुलिया एंड सागर जगलान emerge as the new world champions in their respective categories as India dished out an impressive show on the second day of the Cadet World Championship 2021 at Budapest, हंगरी। तो हंगरी के बुडापेस्ट में ये शो हुआ था और इन्हीं में ये जो यंग रेसलर हैं अमन गुलिया और सागर जगलान, ये अपने अपने कैटेगरी में कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 बने हैं। अब चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय रजत स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये जो नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड है, इस अवार्ड को किसे दिया गया है? ऑप्शन है साक्षी माथुर, कीर्ति जल्ली, कविता राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कीर्ति राव। कीर्ति राव को नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए कछार की डिप्टी कमिश्नर है ये कीर्ति जल्ली, कछार डिप्टी कमिश्नर कीर्ति जल्ली रिसीव द नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड अ फ्यू डेज अगो फॉर पुष्टि निर्भर न्यूट्रिशन डिपेंडेंट। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर है कीर्ति जल्ली, इन्हीं को नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस कार्य के लिए? तो इनकी प्रोजेक्ट है पुष्टि निर्भर, पोषण पर निर्भर। इस प्रोजेक्ट के लिए इनको नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है पुष्टि निर्भर, ये क्या है? तो अ प्रोजेक्ट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इंटेलिंग सिटिंग ऑफ न्यूट्री गार्डन्स इन हाउसेस इन दीनानाथपुर बगीचा इन विलेज। तो ये जो पुष्टि निर्भर इनकी प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, किस लिए ये प्रोजेक्ट है? तो दीनानाथपुर बगीचा गांव में न्यूट्री गार्डन्स एट हाउसेस, इन्होंने घर में ही न्यूट्री गार्डन्स लगाया है इस प्रोजेक्ट के तहत। और ये जो गांव है, यह गांव कहाँ है? तो कछार डिस्ट्रिक्ट के कटिगोड़ा सर्किल में, जो बॉर्डर है भारत बांग्लादेश का, वहीं पर ये स्थित है। दीनानाथपुर बगीचा नाम से इन्होंने घर में ही न्यूट्री गार्डन्स की स्थापना की है। इसमें क्या की है, इसमें क्या किया गया है कि 140 लाभार्थियों के बीच सब्जियों, फलों और जो हर्बल पौधे होते हैं उनके 30,000 पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 140 लाभार्थियों को इस प्रोजेक्ट के तहत। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये प्रोजेक्ट पहले से ही शुरू किया गया है और इसमें जब देश में लॉकडाउन लगा था कोरोना महामारी की वजह से, तो ग्रामीणों को महामारी के दौरान आत्मनिर्भर बनने के लिए, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, अपनी पोषण संबंधी जरूरतों के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का कि ग्रामीणों को महामारी के दौरान आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित करना, अपनी पोषण संबंधी जरूरतों के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होना और जो भी सरप्लस बचता है, अधिशेष बचता है, उसको बाजारों में बेचना। तो ये जो कीर्ति जल्ली हैं डिप्टी कमिश्नर, उन्हीं के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है सब्जियों, फलों और हर्बल पौधों को घर में ही उगाने का एक प्रोजेक्ट है, न्यूट्री गार्डन्स बनाने का उद्देश्य है, ताकि इससे क्या होगा कि उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी, उनका पोषण भी सही होगा और जो सरप्लस बचेंगे उनको मार्केट में बेचा भी जा सकेगा। तो ये आत्मनिर्भर को बढ़ावा देगा। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया कीर्ति जल्ली के द्वारा पहले ही, और इन्हीं प्रोजेक्ट को लेकर के, इनके कार्य को लेकर के नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस सेशन में ये अंतिम प्रश्न था। चलिए पिछले अभ्यास प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में, इसके संचालन में कौन राज्य प्रथम स्थान पर है, सबसे पहले स्थान पर है? तो उसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में, संचालन में सबसे पहले स्थान पर है। 2017 में ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था और उसके क्रियान्वयन में, संचालन में सबसे पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। क्या उद्देश्य है इस योजना का? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा
जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको पहले जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो स्तनपान कराने वाली औरतें हैं उनको 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ताकि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। अब चलिए आज के अभ्यास प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, इंडिया मिस यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है। ये इंडिया मिस यूएसए 2021 का खिताब जो है किसको दिया गया है। ऑप्शन है साक्षी माथुर, वैदेही डोंगरे, कविता राव, मानसा वाराणसी। तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि इसका सही उत्तर क्या है, कौन है जो इंडिया मिस यूएसए 2021 के खिताब से उसको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इस इंडिया मिस यूएसए 2021 के खिताब के बारे में अथवा जो भी आंसर इसमें से बनता है आप लोग उस आंसर के बारे में जानते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो गाइज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके पीछे जितने भी वीडियो डाले गए हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आशा करता हूँ कि वो वीडियो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लौटेंगे 25 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के साथ, एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।